हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन, निकल या फिर जो कोबाल्ट के जो ऑब्जेक्ट है वो उसको अपने तरफ कर सकता है अट्रैक्ट। अगर मैग्नेट के बारे में डिस्कस करें तो जो मैग्नेट होता है वो दो पोल का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों पोल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मगर नेचर जो होता है वो अपोजिट होता है। और दोनों जो पोल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। और दोनों मैग्नेटिक पोल्स एक डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं मैग्नेट का स्ट्रक्चर। ये है मैग्नेट का साउथ पोल और ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो ये जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग मैग्नेटिक पोल्स भी बोल सकते हैं और दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अगर ये मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो मैग्नेट होगा फोर्स अप्लाई करेगा उन सब ऑब्जेक्ट के ऊपर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट आए तो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो आयरन, निकल या फिर जो कोबाल्ट के जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकता है जो कि होगा मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स या तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेट जो फोर्स जो अप्लाई कर सकता है वो डिपेंड करता है ये जो मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अगर ये पोल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो जो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये पोल की स्ट्रेंथ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो जो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। मतलब जो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करता है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो ये पोल की स्ट्रेंथ होती है। अगर ये पोल की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होती है तो मैग्नेट ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया है दो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर कहीं दो सेम पोल अगर एग्जिस्ट कर रही हो, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही हो तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करता है। सिमिलरली नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही हो तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। लाइक पोल ऑलवेज रिपेल और जो अनलाइक पोल होती है वो एक दूसरे को करती है अट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट अपने अक्रॉस क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम का अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये जो ऑब्जेक्ट होंगे जितने भी ऑब्जेक्ट या तो ये अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या फिर रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। डिपेंड करता है कौन से टाइप के मैग्नेट है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में। तो जो मटेरियल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हो जो मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और मटेरियल जो कि मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट हो सकते उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि जो वुड है वो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि अट्रैक्ट नहीं हो सकता है मैग्नेट के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम लोग एक ही टाइप में क्लासीफाई करें जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो है वाटर। तो यहाँ पर देखिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सबसे पहला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में आता है और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज हायर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट इवन इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑफर बाय द मैग्नेट इज वेरी लेस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मोर मैग्नेटिक फोर्सेस। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ज्यादा टेंडेंसी होती है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की। अगर मैग्नेट अपने अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बना रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का अगर मैग्नीट्यूड कम हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर वो कम हो उसके बाद भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। उसका रीजन ये होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटिक डोमेन ज्यादा होते हैं। मैग्नेटिक डोमेन ज्यादा होने की वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो पाता है और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेट से अच्छी तरीके से अट्रैक्ट हो सकता है, फिर ज्यादा फोर्स के साथ मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। अभी डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल has less or weaker tendency to attract toward magnet even if the magnetic force offered by the magnet is very high। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो टेंडेंसी होती है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होने की वो बहुत कम होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है उसके बाद भी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट
उतने ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं हो पाएगा जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। उसका रीज़न ये है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो कम होते हैं। या फिर अगर दूसरे वर्ड में बोलूँ, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस लेस मैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बोल रहा है ये स्टेटमेंट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। डायामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट के साथ, मगर जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेट से रिपेल हो जाता है। और जो टेंडेंसी होती है या फिर जो रिपल्शन फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, क्योंकि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल के जो एग्जांपल है वो है कॉपर, वाटर एक्सेट्रा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग मैग्नेट के अगर कांटेक्ट में रखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखें तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा वो एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हमने कंपैरिजन किया है, जिसमें हमने ये सब पूरा डिस्कस किया है। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस ये होता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, और डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी कम होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। मगर दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर विच कैन अप्लाई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स ओवर द मटेरियल। जैसे कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल कॉज होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं कोई भी मटेरियल के ऊपर। अगर ये मैग्नेटिक पोल का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स आर मोर देन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स ऑफर बाय द मैग्नेट विल बी मोर। वही अगर ये मैग्नेटिक पोल की अगर पोल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होती है तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स जो कि मैग्नेट ऑफर करेगा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा अगर पोल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है। तो अगर पोल स्ट्रेंथ कम है तो जो मैग्नेट जो अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्शन फोर्स ऑफर करेगा कोई भी मटेरियल को, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। अभी हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेट की। द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हमें ये बोलती है, प्रॉपर्टी बाय विच द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल या फिर कोई भी मैग्नेट या फिर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि हमें मालूम है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो इजीली उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डोमेन ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे जितने भी जो कॉन्सेप्ट हो गए जैसे कि हिस्टेरिसिस कर्व हो गया, तो हिस्टेरिसिस कर्व स्टडी करते समय हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही कंसिडरेशन लेंगे। तो जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की वो हमें बताती है प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेट अपना अट्रैक्टिव बिहेवियर शो करता है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। सिमिलरली प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेट अपना रिपल्सिव बिहेवियर शो करता है, वो जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेट अपना अट्रैक्शन फोर्स शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और जिसमें रिपल्शन फोर्स शो करता है वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस या फिर मैग्नेट के अक्रॉस वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अक्रॉस मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। द मैग्नेटिक फोर्स अक्रॉस कैन बी एक्सप्लेन और कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, एंड दिस आर द हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस विच हैज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट सर माइकल फैराडे।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट ऑफर करेगा कोई भी मटेरियल को, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग समझ सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के हेल्प से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कंटिन्यूस कर्व। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट फ्लो रहा है, करंट के फ्लो की वजह से इसके अक्रॉस बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में। सिमिलरली हमने कंसीडर किया ये मैग्नेट के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में। अभी दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग बनाएंगे टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमें बता देगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन कैसा है। तो ये पॉइंट पर हम लोग बनाएंगे टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। सिमिलरली हम लोग एक और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर हमने एक और एक पॉइंट कंसीडर किया। ये पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाएंगे। तो ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होगा। अभी जो तीसरी प्रॉपर्टी वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से टेंजेंट जो कि T2 टेंजेंट, और यहाँ पे एक और एक टेंजेंट बनेगी जो कि होगी T1 टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर दो टेंजेंट बन रही है। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल रहा है, और हमें मालूम है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसका हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन होता है। तो जो दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का वो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो इसका मतलब ये कि जो कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अभी उसकी जो बाद वाली प्रॉपर्टी, द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर डेंसर फॉर दैट मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी मोर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर एट दैट पॉइंट। मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाली स्पेस कंसिडर करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो कम है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये वाली स्पेस के लिए वो कम होगा। अभी उसकी जो बाद वाली प्रॉपर्टी हमें बताती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करें। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो अलग अलग मीडियम के लिए वेरी कर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंजेस फॉर डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट को मैंने रखा एयर या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्री स्पेस में मैंने ये मैग्नेट को रखा, जिसके वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मिल रही है। अभी अगर मैं ये सेम मैग्नेट को पानी में रख दूं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो चेंज कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पानी की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी वो अलग होगी एयर और वैक्यूम की परमिएबिलिटी से। तो अलग अलग मीडियम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो अलग अलग होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम के लिए। फिर उसके बाद वाली प्रॉपर्टी हमें बोलती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस।
जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के तरह। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। ये इसलिए होता है कि अगर हम लोग मैग्नेट के अक्रॉस अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखें, बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास रखें, तो मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो नीडल का अलाइनमेंट देख के हमें ऐसा लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से एंड हो रही है साउथ पोल पर। ये हमने डिस्कस किया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में। फिर लास्ट प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डोमेन के बारे में। तो मैग्नेटिक डोमेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो यूनिपोल है मैग्नेट का वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मैग्नेट और ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल। अगर हम लोग मैग्नेट के बाहर देखें, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पोल पर आकर एंड हो रहा है। मगर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया मैग्नेट और ये जो मैग्नेट है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे तो एक पार्ट होगा साउथ पोल और एक पार्ट होगा नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल के एकदम अपोजिट साइड में फिर से फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के अपोजिट साइड में फिर से फॉर्म हो जाएगा साउथ पोल। और हमें मालूम है जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब मैग्नेट को हमने ब्रेक नहीं किया था तभी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं दिख रही थी। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो तभी हमें नहीं दिख रही थी। मगर जब हमने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो हमें दिख रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। सिमिलरली अगर हम लोग ये मैग्नेट को अगर ज्वाइन कर दे और फिर से वैसा बना दे तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जब हम लोग मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाएगा और नॉर्थ पोल के सामने ऑटोमेटिकली साउथ पोल फॉर्म हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसलिए होता है कि जो मैग्नेट को जो यूनिपोल है वो पॉसिबल नहीं हो सकते। मतलब एक सेपरेट साउथ पोल और एक सेपरेट नॉर्थ पोल नहीं पॉसिबल हो सकते। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा मैग्नेटिक डोमेन क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे हैं तो हमें छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट दिखाई देते हैं और वो जो छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट होते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन। तो जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं उसको हम लोग ये एरो से इंडिकेट करते हैं, ये एरो से। और ये जो एरो का जो हेड है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल और जो टेल है वो इंडिकेट करता है साउथ पोल। हेड साउथ पोल और टेल नॉर्थ पोल ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा कंसीडर कर रहे हो तो आप रॉन्ग हो। तो जो हेड है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल और जो टेल है वो इंडिकेट करता है साउथ पोल। तो अगर हम लोग देखें जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन होते हैं और वो छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन की वजह से ये जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम लोग देखें जो मैग्नेट के जो डोमेन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डोमेन, ये जो मैग्नेटिक डोमेन का जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है जिसके वजह से जो नेट इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट वो जीरो होगा, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो होगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे चारों बाजू फोर्स लग रहा है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट और मतलब हर एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, जिसके वजह से जो नेट फोर्स होगा वो होगा जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो रैंडम डायरेक्शन में, जिसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होगा या फिर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा जीरो। जब हम लोग ये मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर जब ये हम लोग मटेरियल को जो कि अभी मैग्नेट के तौर पर बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि जो मैग्नेटिक डोमेन है वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है, और जब तक के मैग्नेटिक डोमेन रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तब तक के जो मटेरियल होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है। जैसे हम लोग ये मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक डोमेन होगी वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो मटेरियल होगा, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो बहुत हद तक के मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक डोमेन है वो अपने आप को अलाइन कर लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो मटेरियल का जो एक एंड होगा वो साउथ पोल बन जाएगा और जो एक एंड होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा।
और यही रीजन की वजह से जब हम लोग ये मैग्नेटिक मटेरियल को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे, मैग्नेटिक डोमेन आर अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू विच मटेरियल विल गेट मैग्नेटिक इफेक्ट। वही जैसे कि मैंने बोला, ये जो मटेरियल है वो ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जिसकी वजह से जो मटेरियल है इसको मिल जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर हम लोग ये मटेरियल को ब्रेक कर दे या फिर अगर हम लोग ये मैग्नेट को ब्रेक कर दे, तो ये मैग्नेट दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है और साइमल्टेनियसली दो पोल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, मतलब अपोजिट पोल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, ये मैग्नेट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मगर ये जो मैग्नेटिक डोमेन है इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। मैग्नेटिक डोमेन मॉलिक्यूलर लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम लोग मैग्नेट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो मैग्नेट ब्रेक हो जाता है, मगर मैग्नेटिक डोमेन ब्रेक नहीं करते। मैग्नेटिक डोमेन ब्रेक नहीं करते, जिसके वजह से जो यूनिपोल है वो एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब भी हम लोग मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल बन जाता है और नॉर्थ पोल के सामने बन जाता है साउथ पोल। मैग्नेटिक डोमेन कैन नॉट बी कट, हेंस यूनिपोल ऑफ मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज रिमेन इन पैर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मैग्नेटिक डोमेन है उसको हम लोग कट नहीं कर सकते, इसलिए जो मैग्नेट का जो यूनिपोल है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं, और ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज रिमेन इन पैर, तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? मैग्नेटिक डोमेन बात करते करते हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमने कंसीडर किया, ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग मान लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव साइकिल है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो जो मैग्नेटिक डोमेन होगी वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो जब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगी, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक डोमेन होगी वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब मैग्नेटिक डोमेन का जब डायरेक्शन चेंज होगा या फिर जब ये मैग्नेटिक डोमेन अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए, तो ये जो डोमेन्स होंगे इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाएंगी, और वो जो एनर्जी लॉस है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। मतलब जब ये डोमेन अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला, जब ये डोमेन लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ अपना फेस करेंगे तो ऑब्वियसली जो डोमेन होंगे वो अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे। तो जब ये डोमेन अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे तो ये डोमेन के बीच में फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ये डोमेन के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करने की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो एनर्जी लॉस को ही हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी कोई भी मटेरियल की एबिलिटी होती है जो कि हमें बताती है कि जो मटेरियल है अपने में से कितना करंट को अलाउ कर सकता है। कंडक्टिविटी एबिलिटी टू अलाउ अ करंट फ्रॉम मटेरियल और बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। अगर कोई मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होती है तो जो मटेरियल होगा वो अपने में से ज्यादा करंट को अलाउ कर सकता है। अगर कोई मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर कम होती है तो जो मटेरियल होगा वो अपने में से ज्यादा करंट को अलाउ नहीं कर पाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल होगा वो अपने में से कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर सकता है, या फिर कितना अपने में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को परमिट कर सकता है। अगर मटेरियल अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पा रहा है तो जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर मटेरियल अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ नहीं कर पाता है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, कंसीडर कर लेते हैं ये एक मटेरियल है, ये मटेरियल को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर हमने एक दूसरे मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो मटेरियल है वो अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली दूसरे मटेरियल को देखें तो ये जो मटेरियल है वो अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पा रहा है। तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो ज्यादा है, और ये वाले मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो कम है, क्योंकि जो मटेरियल है वो अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को नहीं अलाउ कर पा रहा है। If material can allow more magnetic field of lines through it, then magnetic permeability of material is more.
If material can allow a less magnetic field of lines through it, the magnetic permeability of material is less. मतलब अगर कोई मटेरियल अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पाता है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है. सिमिलरली अगर कोई मटेरियल अपने में से कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ करा रहा हो तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है. जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है उसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के लिए. यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है कोई भी मटेरियल की वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन वो मटेरियल में से कितनी पास हो रही है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है मगर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है जो कि है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. एक मीडियम में हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा और वो जो मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो अच्छी खासी है. मतलब वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें से अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो सकती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में वो जो मटेरियल है उसकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो ज्यादा है. तो जो मटेरियल होगा वो अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पाएगा. मगर उससे ज्यादा उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है जिस मीडियम में हमने वो मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है. तो वो मीडियम में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो पाएंगी क्योंकि जो मीडियम है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से. तो जो मटेरियल है उससे कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो पाएंगी और जो मीडियम होगा उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो पाएंगी. तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का. तो जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो रेशियो होती है. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इन विच दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड. तो जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो रेशियो होती है मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का और उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जिस भी मीडियम में वो मैग्नेटिक मटेरियल को रखा गया है. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग कोई भी मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी कंसीडर करते हैं तभी हम लोग एयर और जो वैक्यूम है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को कंसीडर करते हैं ज्यादातर और जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को कंसीडर करते हैं जो भी हम लोग मटेरियल ले रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो म्यू है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल और जो म्यू नॉट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम जिसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है एयर और वैक्यूम की उसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी बोल सकते हैं. तो जो म्यू नॉट है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जैसे कि एयर या फिर वैक्यूम जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं. सिमिलरली जो म्यू है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मटेरियल का जो कि अपने में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर रहा है. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है सिर्फ इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर. सिमिलरली जो मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में. अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिलता है म्यू आर इज इक्वल टू बी ओवर बी नॉट. तो यहाँ पर जो बी है वो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग फ्रॉम द मटेरियल और जो बी नॉट है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन आउटसाइड द मटेरियल. तो यहाँ पर दोनों का जो रेशियो होता है बी और बी नॉट का जो रेशियो होता है वो होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेशियो होगा दोनों का वो हमें दे देगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. यहाँ पर अगर हम लोग देखें एयर वैक्यूम या फिर जो रबर जैसे जो मटेरियल होते हैं या फिर प्लास्टिक उसके लिए जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो वैल्यू होती है या फिर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है एयर वैक्यूम या फिर रबर के लिए वो 1 के बराबर में होती है. तो हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल है वो अपने में से कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर सकता है. अगर मटेरियल अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर सकता है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो वो ज्यादा होती है. अगर मटेरियल अपने में से कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अगर अलाउ कर रहा हो तो मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है. हमने रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा. जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो रेशियो होती है मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और जो एयर और जो वैक्यूम है उसके मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का. और जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है जो कि होती है एयर या फिर वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 बाय इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग.
तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच डिटरमाइन हाउ क्विकली एंड इजीली मटेरियल कैन मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है कि जो मटेरियल है वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है और कितने कम टाइम में मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर कोई भी मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है या फिर अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर पा रहा है, क्विकली और इजीली अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर पा रहा है, तो मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली कोई मटेरियल क्विकली और इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है कम समय में और आसानी से अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा है, तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो कम होती है। तो अगर मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है तो जो मटेरियल है क्विकली और इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है तो जो मटेरियल होगा क्विकली और इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसको हम लोग काय एम से इंडिकेट करते हैं, और ये जो काय है वो है ग्रीक लेटर, जो एम है वो है मैग्नेटिक। तो जो काय एम है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और ये बराबर में होता है आई ओवर एच के। जो आई है वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और जो एच है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कौन ऑफर करता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो काय है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इंड्यूस इन द मटेरियल to the magnetizing force applied over the material is known as magnetic susceptibility। अगर ये दोनों का रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर ये दोनों का रेशियो कम होता है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है। मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर ये दोनों का रेशियो ज़्यादा होता है तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर ये दोनों का रेशियो कम होता है तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो कम होती है। तो अभी हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहीं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दी हो तो ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिमिलरली अगर हमें कहीं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी हो तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होगी। तो ये इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। तो इक्वेशन को कैसा ड्राइव करेंगे? जैसे कि हमें मालूम है अगर कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये जो बी नॉट है वो इंडिकेट कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मटेरियल को जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने की वजह से जो मटेरियल होता है अपने अंदर क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मटेरियल अपने अंदर जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बी एम कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बराबर में होगी बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। यहाँ पर जो बी है वो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड और जो बी नॉट है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो बी एम है वो है मटेरियल के जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो। तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है बी एम, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू बी एम ओवर म्यू नॉट। यहाँ पर जो आई है वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से आई इज इक्वल टू बी एम ओवर म्यू नॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इक्वेशन को अगर हम लोग अरेंज करें तो हमें मिल जाएगा बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। सिमिलरली ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एच। यहाँ पर जो म्यू है वो है परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल और जो एच है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सिमिलरली जो बी नॉट है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच। जो म्यू नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और जो एच है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जितने भी जो ये जो म्यू नॉट आई म्यू एच और ये जो म्यू नॉट एच है, अगर इसको हम लोग यहाँ पर पुट करें तो हमें मिल जाएगा म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। अब ये जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे म्यू नॉट एच से। तो जब हम लोग ये इक्वेशन को जब हम लोग म्यू नॉट एच से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू एच ओवर म्यू नॉट एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ओवर म्यू नॉट एच, ये वाला पूरा टर्म जो है 1 बन जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई ओवर म्यू नॉट एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा म्यू ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो रेशियो होती है मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और जो एयर और जो वैक्यूम है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, जो म्यू आर होती है वो बराबर में होती है म्यू ओवर म्यू नॉट। यहाँ पर जो म्यू है वो है मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और जो म्यू नॉट है वो है एयर या फिर वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो म्यू ओवर म्यू नॉट की जगह
हम लोग पुट कर देंगे म्यू आर, और यहाँ पर जो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बराबर में होती है आई ओवर एच के, तो आई ओवर एच के जगह हम लोग पुट कर देंगे काई एम, तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा। म्यू और म्यू नॉट के जगह हम लोग पुट करेंगे म्यू आर, आई ओवर एच के जगह हम लोग पुट करेंगे काई एम, तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो ये जो इक्वेशन है बहुत यूजफुल इक्वेशन है। अगर हमें कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी हो और अगर हमें फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो हम लोग ये इक्वेशन का यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हो या फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दी हो और हमें फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो सेम इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द रीजन और स्पेस अक्रॉस अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अक्रॉस या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस वो स्पेस या फिर वो रीजन जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो जो रीजन या फिर वो जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया अगर कहीं पे भी अगर चार्ज रिसाइड कर रहा हो, जैसे कि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही मतलब होता है कंडक्टर के अक्रॉस रीजन या फिर स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ये सोर्स चार्ज और ये जो सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है प्लस क्यू, तो अपना क्रॉस क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रखूंगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा यूनिट, मतलब मैं यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे ये बता देगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज्यादा एक्सपीरियंस करता है तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और अगर ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम एक्सपीरियंस करता है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। सेम हम लोग एज्यूम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के केस में या फिर मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करना हो या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वहां पर मैं यूनिट नॉर्थ पोल को रखूंगा, मतलब नॉर्थ पोल को रखूंगा और वो जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 एम्पियर मीटर का। तो जो नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे बता देगा पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि मैं बोल रहा था मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, ये कंडक्टर एक करंट फ्लो रहा है अक्रॉस बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां जहां तक के मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो जो स्पेस है या फिर जो रीजन है वो रीजन या फिर स्पेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे कि मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से एंड हो रही है साउथ पोल पर, और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो जो पॉइंट है ये हमने पॉइंट कंसीडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग रखेंगे एक नॉर्थ पोल और वो जो नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ कंसीडर करने के बदले मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए, तो मगर टेक्निकली वो पोल स्ट्रेंथ ही होगा। तो जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग 1 एम्पियर मीटर का कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉइंट पर जो हम लोग जो नॉर्थ पोल रख रहे हैं यूनिट नॉर्थ पोल, वो जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 एम्पियर मीटर। तो पॉइंट पर जो फोर्स बनेगा मान लेते हैं वो है F1 फोर्स, और वो जो F1 फोर्स होगा वो बराबर में होगा म्यू नॉट ओवर 4 इंटू M1 ओवर R स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो म्यू नॉट है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ये कूलम्स लॉ है, और जो 4 है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो M1 है ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पर जो R स्क्वायर है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये नॉर्थ पोल जो हमने यहाँ पर जो रखा है वो और ये जो मैग्नेट है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, और यहाँ पर जो 1 है वो ये जो नॉर्थ पोल जो हमने जो रखा है उसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो है यहाँ पर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमने जो नॉर्थ पोल रखा था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 1 एम्पियर मीटर का।
अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 एम्पियर मीटर के बदले हम लोग 3 एम्पियर मीटर का वही पॉइंट पर रखेंगे नॉर्थ पोल, और हम लोग देखेंगे फोर्स कैसा होगा। तो वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग मान लेते हैं F2 फोर्स, और वो जो F2 फोर्स होगा बराबर में होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M1 ओवर आर स्क्वायर इंटू 3, M1 इंटू 3 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो 3 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम कंडीशन हमने यहाँ पर एज्यूम करी, मगर यहाँ पर हमने जो नॉर्थ पोल रखा था यहाँ पर, वहां पर हमने 1 एम्पियर मीटर का रखा था, यहाँ पर हमने 1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल रखा था, यहाँ पर हमने 3 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल रखे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये 3 एम्पियर का नॉर्थ पोल रखने की वजह से 3 एम्पियर मीटर के नॉर्थ पोल रखने की वजह से होगा क्या, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नॉर्थ पोल उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर F2 फोर्स अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और वो अगर बराबर में होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M1 इंटू 3 ओवर आर स्क्वायर, तो जो F2 फोर्स होगा वो ज्यादा होगा F1 फोर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M1 ओवर आर स्क्वायर, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू M1 ओवर आर स्क्वायर, ये दोनों फोर्सेज में कॉमन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने रखा था 1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल और यहाँ पर हमने रखा 3 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल। सिमिलरली अगर हम लोग सेम पॉइंट पर 4 एम्पियर मीटर का अगर हम लोग नॉर्थ पोल रखते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अगर वो F3 होता है, तो जो वो F3 फोर्स होगा वो और ज्यादा होगा F2 फोर्स और F1 फोर्स के कंपैरिजन में। मतलब इसका मतलब क्या, म्यू नॉट ओवर 4 पे और ये जो M1 ओवर आर स्क्वायर है, दोनों केसेस में दोनों केसेस में जो ये जो टर्म है म्यू नॉट ओवर 4 पे इंटू M1 ओवर आर स्क्वायर, म्यू नॉट ओवर 4 पे इंटू M1 ओवर आर स्क्वायर, ये एक बिहेवियर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जो कि ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है। अगर ये पॉइंट पर अगर हम लोग ज्यादा एम्पियर मीटर का अगर नॉर्थ पोल रखते हैं तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम लोग कम मैग्नीट्यूड वाला अगर नॉर्थ पोल रखते हैं तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये जो बिहेवियर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो बिहेवियर है जो कि ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, या फिर ये प्रॉपर्टी जो कि ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अदर वर्ड्स। या फिर सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब यूनिट नॉर्थ पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। Force experienced by a unit north pole of a magnet having a pole strength of 1 ampere meter at any point of magnetic field is known as a magnetic field strength of that particular point। ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो भी एप्लीकेबल है, मगर अगर हम लोग और डिटेल में कंसीडर करें तो हम लोग ये सब पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, फोर्स ओवर नॉर्थ पोल और जो पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल की वो 1 एम्पियर मीटर की होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी वेक्टर इज इक्वल टू जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर जो इंटेंसिटी है वो बराबर में हो जाएंगी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। जब ये एम्पियर मीटर को हम लोग न्यूमरेटर में कंसीडर करेंगे तो जो एम्पियर मीटर होगा वो हो जाएगा पर एम्पियर पर मीटर। तो जो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो होती है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। जो एक टेस्ला होता है वो बराबर में होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के बारे में और क्यूरी लॉ के बारे में। क्यूरी लॉ हमें क्या बताता है? सबसे पहले जैसे कि हमें मालूम है मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो किस हद तक के अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। जैसे कि हमें मालूम है अगर हम लोग कोई भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऑफर करती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से जो मटेरियल होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो बहुत हद तक के मैग्नेटाइज हो जाता है। तो किस हद तक के मैग्नेटाइज हो सकता है या फिर किस हद तक के अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अगर मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है तो जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाता है तो जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो कम होता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है कि मटेरियल कितना आसानी से और कितने कम टाइम में मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर कोई भी मटेरियल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ और वो मटेरियल कम टाइम में और आसानी से मैग्नेटाइज हो पा रहा है तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। और अगर वो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है मैग्नेटाइज होने के लिए तो जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यूरी लॉ हमें बोलता है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हमें मालूम है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसको हम लोग काई एम से डिनोट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा
तो मैग्नेटाइजेशन या फिर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो कम होगी। टेम्परेचर कम होगा तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटाइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है सी, और ये जो सी है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। तो जो क्यूरी को ये जो कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर का मतलब ये होता है द टेम्परेचर बिलो विच अ मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करे, और टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करे उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जिसके नीचे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा, और टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा, वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। या फिर अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोले दी टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टर्न्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर जहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मगर ये वाला जो स्टेटमेंट है, टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है, और टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है, वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये ज़्यादा सेंस ग्रो करता है क्यूरी टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है, और जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है, वो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। या फिर सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अलग अलग मटेरियल के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के लिए जो क्यूरी पॉइंट होता है वो होता है 2050 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस के फॉर्म में अगर हम लोग कंसीडर करें या फिर सेल्सियस स्केल कंसीडर करें तो 1121 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो आयरन का जो क्यूरी पॉइंट होता है वो होता है 1418 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सिमिलरली 770 डिग्री सेल्सियस। अगर निकेल का अगर क्यूरी पॉइंट कंसीडर करें 676 डिग्री फ़ारेनहाइट और 354 डिग्री सेल्सियस। तो यही है क्यूरी लॉ। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में। हमें मालूम है आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग कैसा डिज़ाइन करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं यह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके ऊपर हमने वाइंडिंग माउंट कर दी, और ये वाइंडिंग में से हम लोग करंट का फ्लो देंगे जिसकी वजह से बनेंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफर करेंगी, जिसकी वजह से जो मटेरियल होगा वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा, और ये बहुत हद तक के एक मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा। मतलब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा, और ये बहुत हद तक के एक मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। फेराइट लेते हैं या फिर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, या फिर वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बहुत हद तक के मैग्नेट बन जाता है। तभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक डोमेन होता है उसमें किस तरीके का अलाइनमेंट होता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल होता है मैग्नेट के तौर पर बिहेव करने लगता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अलग अलग मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। वैसे अगर कोई दूसरा मटेरियल होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। तो वही मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, या फिर अगर वो मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर समझना हो तो हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व की स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला कंसीडर कर लेते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के जो मैग्नेटिक
डोमेन है वो ये ऑरेंज कलर के एरोज इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक डोमेन है वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है। हमें मालूम है मैग्नेटिक डोमेन का मतलब क्या होता है। ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है, जिसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ये मटेरियल का वो जीरो होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल होगा इसको हम लोग रख देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये मटेरियल को रखेंगे तो क्या होगा, ये जो मटेरियल होगा ये मटेरियल के जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम लोग मान लेते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत हद तक के आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक डोमेन हो गए वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। मगर यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट है, सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन अपने आप को अलाइन नहीं करे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ ही मैग्नेटिक डोमेन अपने आप को अलाइन कर चुके हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो उसके बाद भी जो मटेरियल होगा वो एक मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा या फिर जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो कुछ हद तक के मैग्नेट बन जाएगा। और इसका ये वाला जो एंड होगा वो इंडिकेट करेगा साउथ पोल और ये वाला जो एंड है वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अभी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो भी अपने आप को अलाइन कर लेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जिसके वजह से ये वाला जो एंड होगा अभी नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला जो एंड होगा वो भी साउथ पोल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरे प्रोसेस में जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो पूरे प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा जहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को पूरी तरीके से लूज कर देगा। और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग देखें ये जो मैग्नेटिक डोमेन है, अगर हम लोग ध्यान से देखें जो मैग्नेटिक डोमेन है सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। मतलब जितने भी जो मैग्नेटिक डोमेन है पूरे के पूरे मैग्नेटिक डोमेन या फिर वो वाले मैग्नेटिक डोमेन जो कि रैंडम डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, तो वाले भी जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि मैंने बोला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग इंक्रीज करेंगे जिसके वजह से मैग्नेटिक डोमेन अपने आप को अलाइन करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो अपने आप को पूरी तरीके से अलाइन कर लेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। या फिर हम लोग बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होगा वो होगा मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे अपने आप को और अलाइन नहीं कर पाएंगे, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर ये पूरे के पूरे डोमेन अपने आप को पूरी तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इंक्रीज करते भी है तो जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पर ये जितने भी जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट को अटेन कर लिए होते हैं। इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया तो जो ये जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो इंक्रीज करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मटेरियल है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज करेगा। हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे जिसके वजह से जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी इंक्रीज करते जाएगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे भी तो ये जो मटेरियल होगा वो और मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो जितना भी हमने डिस्कस किया अभी इसको हम लोग समझेंगे ये कर्व के हेल्प से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सेम कंडीशन कंसीडर करेंगे। हमने कंसीडर किया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसके वजह से ये मैग्नेटाइज हो गया, और हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज किया जिसके वजह से जो मटेरियल है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक के पहुंच गया। तो वो पूरी जो कंडीशन है वो हमें ये ओ ए कर्व इंडिकेट कर रही है, ओ ए कर्व इंडिकेट कर रही है। ओ ए कर्व हमें इंडिकेट कर रही है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसके मैग्नीट्यूड को हमने इंक्रीज किया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो मटेरियल है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक के पहुंच गया, और वो जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए।
जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सैचुरेशन पॉइंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सीधा जीरो कर देंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने जीरो कर दिया, तो ये बी ए कर्व इंडिकेट कर रही है, बी ए कर्व इंडिकेट कर रही है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट बी पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। और एक बात यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर। हम लोग मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करने से अच्छा या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स कंसीडर करने से अच्छा हम लोग सिंपल रखते हैं कॉन्सेप्ट को। ये जो बी है वो इंडिकेट कर रही है मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर, और जो एच है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जो एच है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो बी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मैग्नेट का जो मटेरियल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हमने सीधा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया जीरो, जो कि हमें ये ए बी कर्व इंडिकेट करिए, जो बी पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गई, मगर जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिज्म अभी भी बचा है, जो कि हम लोग ये वाली जो लाइन है, ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन है, स्ट्रेट ब्राउन कलर की वर्टिकल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि मटेरियल में मैग्नेटिज्म बचा है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है। तो जो मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म बचा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बाद, ये जो मैग्नेटिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिटेंटिविटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिटेंटिविटी, जो कि हमें ये वाली वर्टिकल ब्राउन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हम लोग मान लेते हैं राइट हैंड साइड की तरफ है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अभी उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे पूरे प्रोसेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, जहां पर ये जो मटेरियल होगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मटेरियल है अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को जीरो कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बीसी कर्व है, बीसी कर्व हमें इंडिकेट कर रही है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करते गए हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो गया। पॉइंट सी हमें इंडिकेट कर रहा है जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आया मैग्नेटिक फील्ड का, और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो गया। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमें पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो जीरो हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसी है कि जो मटेरियल का जो वो है मैग्नेटिज्म वो जीरो हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया और हमें मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू मिली जहां पर ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर पूरी तरीके से जीरो कर लिया, और वो जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी, जो कि हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है। हॉरिजॉन्टल की ये ऑरेंज कलर लाइन इंडिकेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल ऑरेंज लाइन जो कि हमें इंडिकेट कर रही है पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो ये जो डोमेन हो गया अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, और जो सारे डोमेन हो गए वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट तक के पहुंचेंगे। या फिर अगर दूसरे वर्ड में बोलूँ, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो ये जो मटेरियल होगा वो मैग्नेटाइज होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपनी सैचुरेशन पॉइंट तक के पहुंच जाएगा, जो कि हमें ये सीडी कर्व इंडिकेट कर रही है। ये जो सीडी कर्व है हमें इंडिकेट कर रही है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने की वजह से मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और ये पॉइंट डी पर आके मटेरियल सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करते भी है तो जो मटेरियल होगा और मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, और ये जो पॉइंट डी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिर से कर देंगे जीरो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फिर से कर देंगे जीरो, जिसके वजह से होगा क्या, मटेरियल में कुछ मैग्नेटिज्म बचा रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो वो जो कंडीशन है वो हमें ये डी ओ कर्व इंडिकेट कर रही है। ये जो डी ओ कर्व है हमें इंडिकेट कर रही है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया मगर मटेरियल में मैग्नेटिज्म बचा है, जो कि हम लोग ये वाली जो लेंथ है उससे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं मटेरियल में मैग्नेटिज्म बचा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर जीरो कर दिया था, फिर यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया था। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो
मैग्नीट्यूड है उसको हमने जीरो कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ कंसीडर करेंगे। तो होगा क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जहां पर जो मटेरियल होगा वो अपने मैग्नेटिज्म को पूरा लूज कर देगा, या फिर बोल सकते हैं मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और वो जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी, जो कि हमें ये OF कर्व इंडिकेट कर रही है। OF कर्व हमें इंडिकेट कर रही है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, डायरेक्शन को हमने चेंज किया, और करते 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 यहाँ पर हमें मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जहां पर ये जो मटेरियल है पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोएर्सिविटी। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो और मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो मटेरियल है, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इंक्रीज करना चालू करेंगे। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो जो मटेरियल होगा वो मैग्नेटाइज होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो मटेरियल होगा वो सैचुरेशन पॉइंट तक के पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं हिस्टेरिसिस कर्व को। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हिस्टेरिसिस कर्व में एक बात, अगर रिटेंटिविटी अगर ज्यादा होती है, अगर रिटेंटिविटी ज्यादा होती है तो जो कोएर्सिविटी है वो कम होगी, और अगर कोएर्सिविटी अगर ज्यादा होती है तो जो रिटेंटिविटी होगी वो कम होगी। अगर कोएर्सिविटी कम होती है तो जो रिटेंटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और रिटेंटिविटी अगर ज्यादा होती है तो जो कर्व की जो विड्थ होती है वो कम से कम होती है, मतलब ये जो कर्व होती है वो पतली होती है। और अगर कोएर्सिविटी अगर ज्यादा होती है और रिटेंटिविटी कम होती है तो जो कर्व होती है वो मोटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी मटेरियल का हिस्टेरिसिस कर्व में अगर कोएर्सिविटी कम है और रिटेंटिविटी ज्यादा है तो जो मटेरियल है वो इजीली मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर जब हम लोग डिजाइन करते हैं, जब हम लोग ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं तो जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, वो कोर के लिए जो हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, ये जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, ये कोर के लिए जो हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन। तो ये सॉफ्ट आयरन की वजह से होता है क्या, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्ट फेराइट। तो जो सॉफ्ट फेराइट की जो रिटेंटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो फेराइट होता है वो इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक कपलिंग होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। और यही रीजन होता है कि हम लोग सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व का यूज करते हुए जो मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसकी स्टडी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई मटेरियल की कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी कम होती है तो उसकी कोएर्सिविटी ज्यादा होती है और जो कर्व बनती है वो मोटी बनती है। सिमिलरली अगर कोई मटेरियल की अगर कोएर्सिविटी अगर कम होती है तो उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। रिटेंटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो मटेरियल होता है वो इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से हिस्टेरिसिस कर्व का यूज करते हुए जो मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं।